वेलकम बच्चों, ऑन लाइव पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं सौरभ सिंह। कल बेटा आपको कूलॉम्स लॉ के बारे में बता के गया था। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे बेटे। कल हमने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा था कि जो हमारे पास स्टैटिक चार्जेस हैं उनके बीच में अप्लाई होने वाला फोर्स, और इसीलिए कूलॉम्स लॉ के थ्रू जनरेट होने वाले बेटे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं बेटा। कल मैं कूलॉम्स लॉ का जो आपको ओवरव्यू दे के गया था, कूलॉम्स लॉ का जो आपको ओवरव्यू दे के गया था, सिंपल सा फॉर्मूला हमने डिराइव किया था बेटा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जहां पे Q1 Q2 क्या है बेटा? दो चार्ज है हमारे पास। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, और ε0 क्या है बेटा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कल हम यहां तक डिस्कस करके गए थे। थोड़ा सा मैंने चार्जेस के बारे में भी आपको जानकारी दी थी, कुछ नॉलेज शेयर किया था। आज बेटा इसी फॉर्मूले पे ध्यान दीजिएगा बेटा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है। तो कल हमने जो कूलॉम्स का लॉ फॉलो किया था, कूलॉम्स का लॉ जो हमने डिराइव किया था, वहां पे मैंने फोर्स बिटवीन चार्जेस का जो फॉर्मूला डिराइव किया है, जो आपके सामने लिखा हुआ है, वो सिंपल क्या किया था? डेरिवेशन किया था फोर्स के मैग्नीट्यूड का। बेटे आज मैं आपको फोर्स का जो डायरेक्शन है, विद डायरेक्शन हम लोग आज कॉन्सेप्ट सीखेंगे। विद डायरेक्शन भी जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी देखेंगे। लेकिन आज मैं आपको इस सिंपल फोर्स का जो फॉर्मूला है उसके लिए, अगर हमें चार्ज गिवन हो और चार्जेस के बीच में डिस्टेंस गिवन हो, तो किस तरीके से हम फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पहले एक सिंपल सा एग्जांपल करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बेटा कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि हमारे पास दो चार्ज दिए हैं बेटा। Q1 दिया है 5 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू बेटा दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, और इन चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है बेटा, वो मान लेता हूं 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमसे कहेगा कि इन चार्जेस को हमने फ्री स्पेस में प्लेस किया है, हमें क्या करना है? इन चार्जेस के बीच में फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है बेटा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बेटे ये जो 1/4πε0 जो हमारा कांस्टेंट नंबर था, जो हमारे लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू मैं आपको बता के गया था 9 × 10⁹ तो बेटे अगर मुझे इन चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं सिंपली 1/4πε0 की वैल्यू पुट करूंगा 9 × 10⁹ और चार्ज Q1 Q2। बेटा कल भी मैंने कहा था कि यूनिट पे ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे चार्ज का यूनिट जो दिया हुआ है माइक्रोकूलम में दिया है बेटा, और मैंने आपको बताया है कि चार्ज की जो यूनिट होती है, SI यूनिट कूलम होती है। तो 1 माइक्रोकूलम जो होता है बेटा, वो 10⁻⁻6 कूलम के इक्वल होता है। तो ये हो गया बेटा 5 × 10⁻6 Q1 की वैल्यू, और Q2 की वैल्यू हो गई 10 × 10⁻6, और अपॉन में बेटा देखो डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसे मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो लिखूंगा 10 × 10⁻2 का होल स्क्वायर बेटा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके के बड़े नंबर्स का जब कैलकुलेशन आता है बेटा, तो बच्चे क्या करते हैं? पहले ही मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरा ये कहना है कि सबसे पहले हमें जो पावर्स में नंबर दिए हैं उन्हें एलिमिनेट करना है। जो पावर दी हुई है 10 टू द पावर में नंबर दिए हुए हैं, पहले उन्हें एलिमिनेट कीजिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन तुरंत छोटी हो जाएगी और इजी भी हो जाएगी, जिससे आपके एरर के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं बेटा। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान दीजिएगा।
तो आपके पास 9 5 जा बना बेटा 45 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में ध्यान दीजिएगा ये है -6, ये रहा -6, -12 हो गया बेटा, और नीचे 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर है, ये बनेगा 10 टू द पावर -4 जो कि ऊपर जाने पे +4 हो जाएगा। तो 9 + 4 बेटा 13 हो गया, और ये -6 कितना हो गया बेटा -12। 13 में से 12 माइनस करोगे तो सिंपली आपके पास बनेगा 10, और नीचे 10 का स्क्वायर कर दोगे बेटा तो बनेगा 100। ऊपर 10 × 10 100 हो गया बेटा, और नीचे 100 हो गया, 100 से 100 कैंसिल, आपका आंसर आ गया बेटा 45 न्यूटन। तो अगर हमें फोर्स का सिंपल वैल्यू पूछे चार्ज देके तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को पुट कर सकते हैं और अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं बेटा। इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी चीज। लेकिन जब आप क्लास 12th में हैं तो आप इतने आसान सवाल की कभी भी गुंजाइश मत कीजिए कि इतना छोटा सा क्वेश्चन देगा आपको और आपसे फोर्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कराएगा। बेटा जब भी कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड या कूलॉम्स लॉ के जितने भी एप्लीकेशन हैं या कूलॉम्स लॉ में जितनी भी चीजें हैं उन पर बेस्ड जब क्वेश्चन आएगा तो हमेशा बेटा आपको डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इस बात पे ध्यान रखना है। इसीलिए बेटा मैंने आपको बताया है कि जब आप डायरेक्शन की बात करेंगे तो देखिए डायरेक्शन में क्या होता है बेटा, फोर्स जो चार्जेस के बीच में अप्लाई होगा, जो भी फोर्स चार्जेस के बीच में अप्लाई होगा बेटा, लिखा हुआ है इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस कंसीडर्ड टू बी पॉइंट चार्ज। स्टैटिक चार्ज तो होना ही होना चाहिए, चार्ज आपका पॉइंट भी चार्ज होना चाहिए, दैट मीन्स बहुत बड़ा चार्ज नहीं होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए बेटा, ध्यान रखिएगा। और दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के एक्ट अलोंग ही आपका फोर्स एक्ट करता है बेटा, जब हम इसके वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है उस लाइन के अलोंग ही आपका फोर्स एक्ट करेगा बेटा, ध्यान रखिएगा। एक दूसरी चीज है जिस पे हमें फोकस करना है, वो क्या है सर कि बेटा मैं आपको बोला कि जो कूलॉम्स लॉ होता है, कूलॉम्स लॉ में आपका फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। ये फॉर्मूला हम लोग कब लिख पाते हैं बेटा, जब हमने क्या किया है, दो पॉइंट चार्ज लिए हैं Q1 और Q2, दो पॉइंट चार्ज लिए हैं Q1 और Q2, और उनके बीच में जो डिस्टेंस हमने ली है बेटा वो हमने ली है r। वो डिस्टेंस हमने कितनी ली है r, और यहाँ Q1 और Q2 को रेस्पेक्टिवली पॉइंट A और पॉइंट B पे हमने क्या कर दिया है बेटा, प्लेस कर दिया है। और यहाँ पे जो मीडियम हमने लिया है वो एयर या वैक्यूम लिया है। ध्यान रखिएगा, जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी है बेटा फ्री स्पेस की, ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। जब फ्री स्पेस होगा तो हमारा यहाँ पे परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट आएगा। लेकिन मैं बता के गया था कि जरूरी नहीं बेटा कि हमेशा आपको फ्री स्पेस मिले। मैं मान लेता हूं कि यही सिस्टम Q1 Q2 का है जिसमें मैंने चार्ज पार्टिकल के बीच में जो मीडियम रखा है वो वाटर ले लिया है, माइका ले लिया है, ग्लास ले लिया है, प्लास्टिक ले लिया है। दैट मीन्स कोई और मीडियम मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई और मीडियम मैं इस्तेमाल कर रहा हूं एक्सेप्ट फ्रॉम एयर। एयर के अलावा मैं कोई और मीडियम ले रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप कोई और मीडियम लेते हैं तो आपका जो फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है 1/4πε0 K। क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन में r²। फोर्स की वैल्यू मीडियम के चेंज होने पर बदल जाएगी, इसीलिए पहले फोर्स F लिया था, अब हमने क्या ले लिया है बेटा, F' ले लिया है। पहले हमने फोर्स लिया था बेटा F, अब हमने फोर्स क्या ले लिया है, F'। और अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 लेता हूं तो अगर
मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 1 अपॉन में क्या करने वाले हैं बेटा, इक्वेशन 2। तो ध्यान दीजिएगा f अपॉन में f डैश कितना बनेगा बेटा, देखो q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर, अपॉन में q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास बना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ध्यान दीजिएगा बेटा, अब अगर मैं अपने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को ऊपर लेके जाता हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को सबसे ऊपर और नीचे लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर भी नीचे भी कैंसिल हो जाएगा। तो f अपॉन में f डैश की वैल्यू हमारे पास बनेगी सिंपली बेटा k। और ये k क्या है हमारे लिए, ये जो हमने डाई इलेक्ट्रिक लिया है या जो हमने मीडियम चेंज किया है बिटवीन द चार्जेस, ये k हमारे लिए है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा, ये K हमारे लिए है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में आपको हमेशा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू देगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बना है F अपॉन में F डैश इज इक्वल्स टू K बना है बेटा, या फिर K एक सेकंड, या फिर बेटा मैं F डैश की जो वैल्यू है वो लिख सकता हूं F डैश इज इक्वल्स टू F अपॉन में K। तो आप इस रिजल्ट से ध्यान दे पा रहे होंगे कि जब आप चार्जेस के बीच में मीडियम चेंज कर दे रहे हैं, चार्जेस के बीच मीडियम चेंज कर दे रहे हैं, तो फोर्स की वैल्यू में आपको रिडक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है वो फोर्स के नीचे आ रहा है। एक ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपका पूछा जाता है। एक और चीज आपको ध्यान देनी है बेटा, देखिए जब हम मीडियम एयर ले रहे हैं तो परमिटिविटी हमारे लिए एप्सिलॉन नॉट है बेटा, और जब हम मीडियम एयर या एयर के अलावा कोई और मीडियम लेते हैं तो हमारे लिए परमिटिविटी बनती है एप्सिलॉन m। और ये जो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन m का रेशियो है, इसे हम लोग बेटा बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का रेशियो। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब हो गया बेटा कि अगर आप दो मीडियम है, आपके पास दो मीडियम है और आप उन मीडियम के रेशियो को फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना है बेटा। उसके बाद हम लोग अब चलेंगे बेटा कूलॉम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कूलॉम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है उसको डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए बेटा, कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में आपको क्या क्या चीजें सीखनी है, समझनी है, इस पे ध्यान देना है। देखिए जब भी हम कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो हमें चार्ज की पोजीशन, चार्जेस के बीच में जो मीडियम लिया है और अप्लाई होने वाले फोर्सेस की डायरेक्शन पे ध्यान देना है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन का। डायरेक्शन पे आप फोकस करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप आसानी से ना कर पाएं। जैसे यहां पर मैंने देखिए बेटा क्या किया है, एक चार्ज Q1 लिया है और एक चार्ज Q2 लिया है। एक चार्ज हमारे लिए Q1 है और एक चार्ज Q2 है। तो जब भी हम फोर्स बिटवीन चार्जेस की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कभी ऐसा नहीं होगा कि Q1 सिर्फ Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करे या Q2 सिर्फ Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करे। यहां पर फोर्सेस म्यूचुअल होते हैं। दैट मींस Q1 Q2 के ऊपर और Q2 Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बेटा हमेशा सेम होता है। चार्ज के साइज पे, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे मतलब नहीं है आपका Q1 की वैल्यू क्या है, Q2 की वैल्यू क्या है, इससे मतलब नहीं है। ध्यान दीजिएगा Q1 और Q2 के बीच में अप्लाई होने वाला जो फोर्स है ये म्यूचुअल होता है। दैट मींस Q1 जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स Q2 पे अप्लाई करेगा, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स Q2 भी Q1 पे अप्लाई करेगा। और डायरेक्शन मैं आपको सिखाता हूं। आइए देखिए कैसे हम लोग कूलॉम्स का जो वेक्टर फॉर्म है उसको सीखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है बेटा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ।
मैं क्या कर रहा हूं बेटे, मैं टू चार्जेस का एक सिस्टम बना रहा हूं। एक चार्ज ले रहा हूं Q1 और दूसरा चार्ज ले रहा हूं Q2। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान दीजिएगा। और मैं एज्यूम कर ले रहा हूं कि जो ये मैंने चार्जेस लिए हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है बेटा, R, और मीडियम बिटवीन जो चार्ज है वो मैं क्या ले रहा हूं, एयर या फिर वैक्यूम। अब मैंने बोला कि जब भी आप फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स बिटवीन चार्जेस जो होगा वो हमेशा दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग काम करेगा। दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग काम करेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है ये समझ लीजिए। कल भी मैं डिस्कस करके गया था कि नेचर में बेटा 4 तरीके के फंडामेंटल फोर्स होते हैं बेटे। 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्स होते हैं, 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्स होते हैं। और उन फोर्सेस का नाम है, पहला नंबर आता है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला नंबर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, दूसरा नंबर आता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, दूसरा नंबर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, तीसरा नंबर आता है बेटा न्यूक्लियर फोर्स का, तीसरा नंबर आता है न्यूक्लियर फोर्स का, और चौथा नंबर आता है बेटा मैग्नेटिक फोर्स का। ध्यान दीजिएगा। और ये जितने भी फोर्स हैं ये नेचर में कैसे होते हैं बेटा, कंजर्वेटिव होते हैं। ये नेचर में कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, वो पाथ पे निर्भर नहीं करते हैं। इसीलिए हमेशा हम क्या करने वाले हैं, जब भी चार्जेस के बीच में डिस्टेंस की बात करेंगे तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा। इसीलिए हमेशा डिस्टेंस की जब बात करोगे तो चार्जेस में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की बात करोगे। और मैं एज्यूम कर ले रहा हूं कि जो हमारा चार्ज है वो Q1 Q2 के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करेगा तो देखिएगा दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अलोंग, तो जब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो मैं लिखूंगा F21। और लाइकवाइज जब Q1 के ऊपर Q2 फोर्स अप्लाई करेगा तो लिखूंगा बेटा F12। डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। जब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो लिखूंगा F21। और F21 को पढ़ेंगे कैसे, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। लाइकवाइज F12 को कैसे पढ़ोगे बेटा, F12 को पढ़ोगे फोर्स ऑन चार्ज 1 या चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। और मैंने बोला कि जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हमें क्या करना है, इन चार्जेस की पोजीशन को भी डिफाइन करना है बेटा। तो Q1 का अगर Q2 से पोजीशन वेक्टर लूंगा तो लिखूंगा बेटा R12 कैप, और अगर Q2 का Q1 से पोजीशन वेक्टर लूंगा तो लिखूंगा R21 कैप। और इस तरीके से देखिए हमने फोर्स की डायरेक्शन को डिफाइन कर दिया है। अब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में वैल्यू लिखूंगा फोर्स की तो चलिए मैं ले लेता हूं F12। तो F12 जब लूंगा बेटा तो ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में हम क्या लिखते हैं बेटा, R स्क्वायर। अपॉन में हम क्या लिखते हैं, R स्क्वायर। लेकिन इस बार मैं Q1 की पोजीशन Q2 से क्या बता रहा हूं, R12। क्या बता रहा हूं भाई, R12। तो यहां पे लिखूंगा R12 का स्क्वायर और डायरेक्शन दिखाने के लिए R12 का कैप। तो ये हमारा बनता है बेटा वेक्टर फॉर्म कूलॉम्स लॉ का। इसी तरीके से अगर मैं F21 की वैल्यू लिखूंगा तो लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में R21 का कैप। और ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने बोला कि ये फोर्सेस आपस में हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन, जितना फोर्स Q2 Q1 पे अप्लाई कर रहा होगा उतना ही फोर्स Q1 Q2 पर भी अप्लाई करेगा।
तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप देखेंगे कि जो फोर्स F12 है इसका जो वैल्यू है बेटा F21 के हमेशा क्या होगा, इक्वल। लेकिन बेटा डायरेक्शन बताओ मुझे, क्या डायरेक्शन सेम है या डायरेक्शन अपोजिट है? तो सर डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो अपोजिट है तो बेटा क्या लगाओगे, माइनस साइन को लगाओगे। तो ये हमारा बनता है बेटा कूलॉम्स का वेक्टर फॉर्म, जो फोर्स बिटवीन चार्जेस है उसका ये वेक्टर फॉर्म बनता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बेटा। उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं, आपको डिस्कस कर देता हूं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। बेटे नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बताता है बेटे, देखिए कूलॉम्स लॉ हमें सिर्फ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस बताता है, लेकिन अगर क्या हो कि हमें मल्टीपल चार्जेस दिए हुए हों, सिर्फ हमें भाई एक या दो चार्ज के लिए या एक पेयर ऑफ चार्ज के लिए नहीं निकालना है फोर्स, अगर हमें Q1 भी दिया है, Q2 भी दिया है, Q3 भी दिया है, Q4 दिया है, आई मीन टू से कि अगर बेटे हमें मल्टीपल चार्जेस दिए हुए हों तो हम फोर्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का लॉ, जो हमें बताता है कि किसी एक सिंगल चार्ज के ऊपर, किसी एक सिंगल चार्ज के ऊपर मल्टीपल चार्जेस की वजह से लगने वाले जो फोर्स की वैल्यू होती है, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो फोर्स आता है उन सब के वेक्टर सम के इक्वल होता है बेटा। मैं एज्यूम कर ले रहा हूं कि मेरे पास एक चार्ज Q1 है और उसके सराउंडिंग में मैंने Q2, Q3, Q4 अप टू Qn मैंने n चार्ज लिए हुए हैं, और इन सब चार्जेस की चार्ज Q1 से जो पोजीशन है बेटा वो है R21 कैप, और ये है R31 कैप, और ये nth चार्ज के लिए N1 कैप लिख सकते हो बेटा, या Rn1 कैप, ठीक है ना। और जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने बोला है कि अगर हमारे पास सेम टाइप ऑफ चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो Q1 और Q2 हमने क्या लिए हैं, Q1 और Q2 हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है बेटा। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, रिपल्सन वाला होगा। इसी तरीके से Q3 भी हमने क्या लिया है, पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो इसके लिए भी जो हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, ध्यान दीजिएगा। और लाइकवाइज nth चार्ज भी जो मैंने लिया है वो हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, तो इसके लिए भी जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, दैट मींस चार्ज से दूर, ड्यू टू रिपल्सन। तो अगर मुझे इन इंडिविजुअल F1, F2 और F3 की वैल्यू निकालनी है, या फिर Q1 और Q2 की वजह से जो फोर्स है F12, Q1 और Q3 की वजह से फोर्स है F13, Q1 और Qn की वजह से जो फोर्स है F1n, तो अब मैं इन सारे फोर्सेस का क्या करूंगा बेटा, वेक्टर सम निकालूंगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या बताता है कि अगर एक पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में मैंने कई सारे चार्ज लिए हैं और इस चार्ज के ऊपर अप्लाई होने वाले फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इंडिविजुअल चार्जेस के बीच में फोर्स निकालूंगा, इंडिविजुअल पेयर ऑफ चार्जेस के बीच में बेटा फोर्स की वैल्यू निकालूंगा। पहले Q1 Q2 का निकालूंगा, फिर Q1 Q3 का निकालूंगा, फिर Q1 और Qn का निकालूंगा, और सारे फोर्सेस का क्या कर देंगे बेटे, वेक्टर सम कर देंगे। तो जो नेट फोर्स आएगा वो Q1 के ऊपर इन सारे चार्जेस की वजह से अप्लाई होने वाले फोर्स की वैल्यू के इक्वल होगा। यही नियम है, यही रूल है, यही लॉ है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का बेटा। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, the net electrostatic force
ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम। देखिए बेटा, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। और बेटा एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप Q1 और Q2 या Q1 और Q3 या Q1 और Qn के बीच में फोर्स फाइंड आउट कर रहे होंगे तो बाकी सारे चार्जेस इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे वो यहां प्रेजेंट ही नहीं है। इससे बड़ा फायदा ये मिलता है कि आपको एक बार में सिंगल पेयर ऑफ चार्ज के बीच में फोर्स फाइंड आउट करना है, बाकी के लिए आपको लोड लेना ही नहीं है। ओके बेटा, अब इसी को अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो देखिए वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा। हमने क्या किया है, एक चार्ज Q1 लिया है, एक चार्ज मैंने क्या लिया है बेटा, Q1 लिया है, और इसके सराउंडिंग में मैंने कई सारे चार्जेस रखे हैं। जैसे यहाँ पे Q2 रख लिया बेटा, यहाँ Q3 रख लिया और यहाँ पे Qn रख लिया। और Q1 और Q2 के लिए जो पोजीशन वेक्टर लिखूंगा वो लिखूंगा Q21 कैप, या फिर डिस्टेंस ले सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस ले लिया बेटा मैंने R21। इसी तरीके से अगर Q1 और Q3 के बीच में डिस्टेंस लेना है R31, और Q1 और Qn के बीच में डिस्टेंस लेना है तो RN1। और फोर्स की डायरेक्शन अगर देखोगे तो Q1 और Q2 पॉजिटिव चार्ज हैं, Q1 Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो ये बनेगा F21। इसी तरीके से एक मिनट बेटा, F12। इसी तरीके से Q1 के ऊपर Q3 फोर्स अप्लाई करेगा तो लिखोगे F13, और Qn Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो लिखोगे बेटा फोर्स F1n। और अगर इन फोर्सेस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो जो F नेट बनेगा बेटा, F नेट बनेगा वो F12 प्लस में F13 प्लस में F14। अगर मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं कि n चार्जेस थे, और लास्ट में F1n। और इन फोर्सेस की इंडिविजुअल वैल्यूज को हम फाइंड आउट करके इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो जो हमारा वेक्टर सम आएगा बेटा, ध्यान रखिएगा, वेक्टर सम आएगा वो हमारा Q1 के ऊपर अप्लाई होने वाले नेट फोर्स के इक्वल होगा। ओके बेटा, आते हैं एक क्वेश्चन पे जो आपको मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर करने के लिए PDF में डाला है बेटा। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको बेटा PDF का रिक्वायरमेंट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी आपको PDF मिल जाएगा। और अगर आप मैसेज वो करेंगे, बताएंगे हमें, तो हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी इस PDF को अटैच कर देंगे, जिससे फ्यूचर में भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज कर सकें बेटा। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 100 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड इन अ वैक्यूम एट द कॉर्नर्स ABC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजरिंग 4 मीटर ऑन ईच साइड। इफ द चार्जेस एट A and C are positive and the charge at B is negative, what is the magnitude and direction of the total force on the charge at C? तो आज मैं पहले आपको मैग्नीट्यूड निकालना सिखाऊंगा बेटा, किस तरीके से अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हों तो किसी भी एक सिंगल चार्ज के ऊपर अप्लाई होने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, ये देखना है बेटा। तो हमसे उसने कहा है क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास चार्जेस जो हैं उनका सबका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 100 माइक्रोकूलम है। दैट मीन्स Q1 का वैल्यू भी 100 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू भी 100 माइक्रोकूलम और Q3 का वैल्यू भी 100 माइक्रोकूलम। और इन सारे चार्जेस को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे प्लेस किया गया है बेटा। तो मैं एज्यूम कर ले रहा हूं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। वो इक्विलेटरल ट्रायंगल
हमारे लिए क्या है बेटा, ABC। ध्यान दीजिएगा। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड कितनी दिया हुआ है बेटा, 4 मीटर दिया हुआ है। साइड हमको दिया हुआ है 4 मीटर। अब हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टोटल फोर्स ऑन द चार्ज एट C। पॉइंट C पे जो हमने चार्ज Q3 रखा है उस पे अप्लाई होने वाले फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है, बाकी दोनों चार्जेस की वजह से। एक ही क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट भर दूंगा, सिखा दूंगा, इसकी गारंटी है। बस सीखते जाइए, ध्यान से सुनते जाइए। क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि चार्ज A एंड C आर पॉजिटिव। चार्ज A और C क्या है, पॉजिटिव हैं। दैट मीन्स A और C पे रखे हुए चार्ज पॉजिटिव हैं और B पे रखा हुआ चार्ज निगेटिव है। तो बेटा तुरंत ही हम वैल्यू पुट करना नहीं स्टार्ट करेंगे। पहले हमें क्या करना है, अप्लाई होने वाले फोर्स, दैट मीन्स पॉइंट C पे रखे हुए चार्ज पे अप्लाई होने वाले फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उन फोर्सेस का डायरेक्शन देखेंगे और उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो Q1, Q2 और Q3। और Q2 हमारा कैसा फोर्स है भाई, कैसा चार्ज है, सॉरी निगेटिव चार्ज है। तो Q1 और Q2 की वजह से Q3 पे अप्लाई होने वाले फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बेटा। Q1 नेचर में पॉजिटिव चार्ज है, Q3 नेचर में पॉजिटिव चार्ज है। जिस चार्ज पे फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे। Q3 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी वजह से, Q1 की वजह से। Q1 अप्लाई कर रहा है फोर्स Q3 पे, तो ये इस चार्ज को, Q3 चार्ज को Q1 क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। और यहां पे मैंने फोर्स की वैल्यू ले ली F1। Q1 Q3 को रिपेल करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरीके से। उसके बाद बेटा Q3 और Q2 निगेटिव है और Q3 कैसा चार्ज है भाई, पॉजिटिव है। ये निगेटिव चार्ज किसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स ये आपका बेटा हो गया F2 का डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया F2 का डायरेक्शन। क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है बेटा कि ये जो ABC हमारा ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। दैट मीन्स कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो F1 और F2 के बीच में जो एंगल है वो हमारा कितना है, 120 डिग्री है। कितना एंगल है बेटा, 120 डिग्री है। तो पहले मैं बारी बारी से F1 और F2 की वैल्यू फाइंड करूंगा। मैंने क्या बोला, पहले चार्ज की वैल्यू, उसके बाद फोर्स का डायरेक्शन, उसके बाद फोर्सेस के बीच में एंगल, और अब हम क्या करेंगे, उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहले अगर मैं फोर्स F1 की वैल्यू लिखूंगा तो लिखूंगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। तो यहां पे हमारे लिए Q1 की वैल्यू है, या फिर Q1 Q3 करिए। Q1 की वैल्यू है बेटा 100 माइक्रोकूलम। तो F1 की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई में Q1 का वैल्यू है 100 माइक्रोकूलम, 100 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाई में Q3 की वैल्यू है बेटा 100 माइक्रोकूलम, 100 × 10⁻⁶। और Q1 और Q3 के बीच में डिस्टेंस कितनी है भाई, 4 मीटर। तो 4 का स्क्वायर करोगे बिना बेटा बनेगा 16। मैंने बोला है पहले पावर वाला मामला क्लियर करेंगे। तो देखिए 6 + 6 कितना हो गया भाई, -12। और यहाँ पे हमारे पास 9 है, -12 + 9 कितना बना, 10⁻³ 9 × 100 × 100 × 10⁻³ 100 × 100 बनेगा बेटा 10⁴, और 10⁴ और 10⁻³ का मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 10/16। तो ये हमारे लिए हो गया 90/16। या फिर इसको फर्दर थोड़ा सा और सॉल्व कर लोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास बनेगा
2 5 जा 10 और 2 8 जा 16 और 9 5 जा हो जाएगा बेटा 45 अपॉन में 8 न्यूटन। ये हमारी वैल्यू आ गई बेटा F1 की। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, F2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो F2 की वैल्यू के लिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 Q2 Q3 अपॉन में R स्क्वायर। बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम फोर्स की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो कभी भी चार्ज की वैल्यू सिंबल के साथ प्लेस नहीं करेंगे। जब तक हम लोग फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होंगे, चार्ज की वैल्यू को कभी सिंबल के साथ नहीं। चार्ज की वैल्यू जो यहाँ सिंबलिज्म किया जा रहा है वो सिर्फ आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए किया जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे अभी Q2 की वैल्यू पुट करूंगा तो कभी भी बेटा माइनस में 100 माइक्रोकूलम नहीं, हमेशा प्लस में। जब माइनस में प्लेस करना होगा तो मैं आपको खुद बताऊंगा। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q2 की वैल्यू है बेटा 100 माइक्रोकूलम और Q1 की वैल्यू है, Q3 की वैल्यू है बेटा 100 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस कितनी है 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16। तो ये भी जो आपका F2 आएगा ये भी आपका आ जाएगा बेटा 45 अपॉन में 8 न्यूटन। अब आप इस चीज को नोटिस कर पा रहे होंगे कि F1 और F2 नेचर में कैसे हैं भाई, इक्वल हैं और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। तो जो इनका रिजल्टेंट मैं लिखूंगा F इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस में 120 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है अप्लाई होने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम है। क्या है भाई, वेक्टर सम है। तो जब आप वेक्टर सम करते हो दैट मींस F इज इक्वल्स टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 करते हो तो उनका रिजल्टेंट ये बनता है बेटा। और यहां से आप देख पा रहे होंगे कि F1 की वैल्यू किसके इक्वल है भाई, F2 के। अगर F1 की वैल्यू F2 के इक्वल है तो ये हमारे पास बनेगा, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 2 F1 स्क्वायर। भाई मैं क्या कर रहा हूं, F2 की जगह में भी F1 ले रहा हूं तो ये हो गया 2 F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 स्क्वायर मल्टीप्लाई में cos 120। cos 120 की वैल्यू होती है बेटा माइनस में 1/2। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है भाई, माइनस में 1/2 होती है बेटा। ध्यान दीजिएगा, तो माइनस में 1/2 में 2 नीचे है बेटा और यहाँ 2 ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फर्दर बनेगा ध्यान दीजिएगा 2 F1 स्क्वायर और माइनस में बेटा F1 स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में, माइनस में F1 स्क्वायर। तो आपके पास बनेगा 2 F1 स्क्वायर से F1 स्क्वायर माइनस करोगे बेटा अंडर रूट F1। तो आपका जो फाइनल रिजल्टेंट फोर्स F आ रहा है वो अंडर रूट F1 स्क्वायर। दैट मीन्स रिजल्टेंट फोर्स जो आपका आ रहा है बेटा वो F1 के इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है भाई, F1 के इक्वल आ रहा है। और F1 की वैल्यू हो गई आपकी 45 अपॉन में 8 न्यूटन। तो किस तरीके से बेटा मल्टीपल चार्जेस की वजह से हम लोग फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको सिखा चुका हूं। इस तरीके के और भी क्वेश्चन हम आगे करेंगे। आज के लिए बेटा ये सेशन मैं यहीं एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बताई हुई बातें समझ में आई होंगी। तो निश्चित रूप से आप लाइव पाठशाला का ये जो हमारा ऑनलाइन चैनल है इसे सब्सक्राइब करिए, अपने और भी मित्रों दोस्तों को शेयर करिए जिससे अच्छी सी अच्छी चीजें आप तक पहुंच सकें। जय हिंद।